नमस्कार, आप देख रहे हैं biforeprint.in और मैं हूं रंजीत झा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पहले हम उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं इंजीनियर हरिकेश्वर राम, जो समाज सेवी हैं, कई आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित के लिए लड़ते हैं। और जो हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत हैं, उनका नाम है हेमंत कुमार। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आज हम जिस बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं वह आप समझ गए होंगे, दलितों से जुड़ा हुआ है, पिछड़ों से जुड़ा हुआ है, शोषितों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंजीनियर साहब आपसे कि आप सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, कई संगठनों से या न्याय के लिए आप लड़ते हैं, पिछड़ों के लिए लड़ते हैं। किस तरह से आपका ये वर्क प्रोफाइल है, कैसे काम करते हैं? देखिए, दरअसल एक SC/ST कर्मचारी संघ में हम उपाध्यक्ष हैं। सेवा स्तंभ एक संगठन है, ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST OBC माइनॉरिटीज का, उसके प्रदेश का अध्यक्ष हैं। जी जी। लेकिन जब हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा, जो रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन की लड़ाई शुरू हुई 2016 से 14 से आ रही थी, लेकिन नीतीश सरकार ने जो संविधान था, जो नियम था, उसके विरुद्ध उन्होंने लेटर निकाल दिया। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि भाई सिर्फ कर्मचारियों के बल पर ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती और आम लोगों को इसमें जोड़ना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा का समझिए गठन किया और उसको हम संस्थापक के रूप में हैं और काम कर रहे हैं। इसके बाद लड़ाई बहुत आगे बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पर पहुंची कि पूरे सामाजिक संगठनों का करीब 21 संगठन है, उसको मिलाकर हम लोगों ने सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के नाम से एक संगठन किया और उसको लगातार हम लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं। और लड़ाई हमको लगता है 10-20 कार्यक्रम हम लोगों ने कराया और समाज में मैसेज दिया, और जिसका नतीजा हुआ कि आज बहुत से चीज़ों में लोगों का खुलासा हो गया। जैसे ये जो आरक्षण है, आरक्षण के बारे में जो गलतफहमी थी लोगों को ये गलतफहमी थी कि ये आरक्षण जो है रोजी रोटी का सवाल है। अच्छा। दूसरा कन्फ्यूजन लोगों के ये था कि ये जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। लेकिन हम लोगों ने जो संविधान में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से लोगों को बताया कि नहीं, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। अच्छा। ये समझिए कि रोजगार का साधन नहीं है, ये रियली सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का मामला है। प्रतिनिधित्व का सवाल, सिर्फ प्रतिनिधित्व का सवाल है। और इसीलिए संविधान में व्यवस्था भी किया गया है कि जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व कम है पिछड़ेपन के कारण, बिल्कुल हाँ, पिछड़ेपन के कारण जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान में किया गया है। जो ऑलरेडी इनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, तो चूंकि ऑलरेडी ज्यादा है तो उनके लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कितने खुश हैं अभी जो वर्तमान स्थिति है इसमें, दलित या पिछड़े की जो प्रतिनिधित्व की जो बात आती है, उससे आप कितने संतुष्ट दिखते हैं और किस तरह की लड़ाई और आगे लड़ना चाहेंगे? अब देखिए ना, स्थिति ये है कि आप SC/ST OBC को आप ले लें तो उसको 50% रिजर्वेशन दिया गया, जो कि वो भी नाकाफी है, संख्या के अनुपात में नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से या केंद्र सरकार ने अभी तक, चाहे बिहार गवर्नमेंट ने 50% रिजर्वेशन लागू किया है। लेकिन 70 वर्षों के बाद भी, आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी, आज भी वो 50% रिप्रेजेंटेशन भी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन को लागू करने में, आरक्षण को लागू करने में बेईमानी मान लीजिए कि हुआ है, उसको रोड़ा अटकाया गया है। इसलिए जितना कम से कम रिजर्वेशन उतना भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा हेमंत सर, हम आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाओ संविधान बचाओ की लड़ाई ये भी लड़ रहे हैं, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, हाँ, तो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ इसी तरह की जो राजनीति में अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव या RJD की ओर से या महागठबंधन की ओर से इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इनके हक का राजनीतिकरण किया जा रहा है? नहीं, ये अभी जो बात सामने में आई और सवाल आपका बहुत मौजूद सवाल है कि जो मुद्दा ये उठा रहे हैं आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, और राजनीतिक पार्टियां भी इसको उठा रही है। आपने तेजस्वी की बात की, आपने RJD की बात की, तो ये सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमको लगता है कि सरकार के खिलाफ जो पार्टियां हैं आज की तारीख में, जिनको विपक्ष की पार्टी आप कह सकते हैं, तो उन तमाम लोगों का ये मुद्दा एक तरह से है। कोई उसको बहुत जोरदार ढंग से उठा रहा है, कोई धीमी आवाज से उठा रहा है। ऐसे में आप जैसे हरिकेश्वर जी का परिचय आपने दिया, हरिकेश्वर जी ने बताया कि ये खुद पेशे से इंजीनियर हैं
और कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन जो है SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज का कर्मचारियों का, उसके नेता भी हैं आप। तो हम आज की तारीख में ये जानना चाह रहे हैं इनसे, आपके सवाल का जवाब देने से पहले, कि हरकेश्वर जी, कर्मचारियों की जो मांग है, आपने रिजर्वेशन प्रमोशन की बात की, उसी तरह वो एक मुद्दा है, लेकिन मुद्दे बहुत अधिक हैं। ये रोजगार का सवाल है, क्योंकि जब अगर रोजगार नहीं होगा तो रिजर्वेशन का मतलब कहाँ रह जाता है। तो कर्मचारी संगठन के नेता होने के नाते और एक सामाजिक आंदोलन आप चला रहे हैं, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन भी चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में लोकसभा चुनाव सामने है, 11 तारीख को पहले चरण का मतदान भी होना है। तो आज की तारीख में जो SC, ST, OBC माइनॉरिटीज कर्मचारियों के आप नेता हैं, तो आप कर्मचारी कहाँ खड़ा दिख रहा है आपको, कहाँ है वो, ये पोजीशन क्या है उसका इस चुनाव में? ये एक अहम सवाल है कि जैसे कि आप इनके बीच रहते हैं, तो हर किसी में आप देख रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन चलता रहता है, इसका एक सर्वे दिख जाता है। जब ऐसे आप बीच में जाते हैं तो वहाँ एक मन की बात आप भी फील करते होंगे कि वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी मांगे कितनी अब तक की सरकारें पूरी कर पाई हैं, या किन सरकार से इनकी अपेक्षाएं होती हैं, ये एक सवाल रहता है। तो इसमें आप क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए हेमंत जी, बात ऐसी है कि जो रिजर्वेशन का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल सिर्फ इसलिए है कि चूंकि आपको मालूम होगा कि अभी आप देखेंगे कि SC, ST, OBC के लोग ही पिछड़े हुए हैं। सवर्ण समाज में आप देखेंगे ब्राह्मण पिछड़े हुए नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा, क्षत्रिय वैश्य नहीं पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो नहीं पिछड़ने का वजह ये है कि उनके साथ कभी भेदभाव जाति के आधार पर नहीं हुआ। जिन लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ वही लोग पिछड़े हुए हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन था भेदभाव, बेईमानी और अन्याय को मिटाने के लिए, ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हर एक जगह रहे, विधायिका में रहे, कार्यपालिका में रहे, न्यायपालिका में रहे, ताकि संस्थागत रूप से सरकारी संस्था की तरफ से, चूंकि देश को संचालित करने वाली 3 संस्थाएं हैं, तो वहां से किसी के साथ बेईमानी नहीं हो। और ऐसे इंडिविजुअल तो बहुत चीज चलते रहता है, लेकिन संस्थागत भेदभाव नहीं हो, इसी को करने के लिए रिप्रेजेंटेशन का सवाल आया, वो अलग है। और रोजगार के बहुत से चलाए जा रहे हैं, सरकार के बहुत से स्कीम है रोजगार चलाने के लिए, बहुत से स्कीम है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में कर्मचारी संगठन जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं, उनको क्या लग रहा है, सरकार से वो खुश हैं, नाखुश हैं, क्या देख रहे हैं सरकार के प्रति, वो अपने आप अपना पोजीशन कहाँ देख रहे हैं? कर्मचारी जो SC, ST, OBC का जहाँ तक सवाल है, तो भाई OBC, SC, ST लोग समझ रहे हैं कि ये तो हमारा हितों का अनदेखी हुआ। जैसे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का आप सिर्फ ले लीजिए, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन से 5 साल से रिजर्वेशन रोका रखा गया, और आधार क्या बनाया गया है? आधार ये बनाया गया है कि इनका बैकवर्डनेस का जांच नहीं हुआ है, यही आधार बनाकर ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन को समाप्त किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है 4-5 साल के बाद उसका निर्णय आया, तब SC, ST का बैकवर्डनेस का जांच नहीं हो सकता है। करने का मतलब कि जिस आधार पर आपने उसको रिजर्वेशन रोका है, वो आधार ही आपका गलत है। तो इसलिए बिना समझिए कि किसी आधार के SC, ST को 4 साल 5 साल से झुला के वो रखा गया, लटका कर रखा गया है। तो इसमें सभी लोग दोषी हैं। मैं किसी खास सरकार को और किसी खास पार्टी को मैं नहीं कर रहा हूं। बात जैसे तो ये हमारी बात सुनिएगा। जैसे सर ने अभी एक सवाल आपसे किया कि अभी जो चुनाव का माहौल है, तो जो नुमाइंदगी की बात होती है कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उम्मीदें किस सरकार से हैं, एक जनता के मन में अभी एक माहौल है, लोग पूछना चाहते हैं। तो आप वहाँ रहते हैं या इनके बीच रहते हैं, तो सवाल उठते होंगे, तो हक की बात अगर आए तो किसके प्रति झुकाव दिखता है? देखिए, सवाल तो उठता है कि भी आम लोगों, खासकर SC, ST, OBC के लोगों के बीच में जा रहा हूँ। अभी 4 तारीख को मैं मुजफ्फरपुर में सकरा में था, जो हरमल जयंती मनाया गया, पासवान लोगों का मानले की था वहाँ पर। उसके बाद सीतामढ़ी में भी कल था, हम वहाँ से भी लौट के आए हैं। तो जो माहौल है, माहौल इस तरह से है कि माहौल दोनों से लोग नाराज है, निराशा का माहौल है। मतलब कि एनडीए गठबंधन कर लीजिए, उनसे तो पूरी तरह से लोग नाराज हैं। लोगों को ये दिमाग में बात बैठ गई है कि इन्होंने संविधान को तोड़ने का काम किया है।
जी। लेकिन इन लोगों से निराशा का ये कारण है कि संविधान को तोड़ने में इन लोगों ने भी पूरा पूरा सहयोग किया। यानी कि आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं? हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं। यानी कि आप तो आप इसमें कह रहे हैं कि महागठबंधन एनडीए से भी नाराजगी है और महागठबंधन उनसे भी। ऐसे में लेकिन हाँ। लेकिन जी। चूंकि मेन अपना मान रहा लोग एनडीए को, इसलिए कि सत्ता में है वो। उसने ही इनिशिएटिव लिया संविधान को तोड़ने में। अच्छा। और इन लोगों ने सहयोग किया, एक सहयोगी के रूप में एक डायरेक्ट मालिक किया, इसलिए उनसे लोगों को ज्यादा नाराजगी है। और चूंकि उनको नाराजगी का लाभ इन लोगों को मिलने का स्थिति है, सब लोग कह रहे हैं कि उसको चूंकि हटाना। कैसे संविधान तोड़ने की बात, कैसे संविधान तोड़ने का इसलिए बात हो रही है कि संविधान टूट गया। वजह है कि देखिए रिजर्वेशन में व्यवस्था है संविधान में 16(4) में ये व्यवस्था है कि रिजर्वेशन उन्हीं को उपलब्ध कराया जाएगा जिनका प्रतिनिधित्व कम हो। संविधान में ही लिखा हुआ है जिनका प्रतिनिधित्व कम हो, अपने मेरिट पर, ओन मेरिट पर जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो रहा उनको आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व को पूरा करना। गरीब सवर्ण आरक्षण की बात कर रहे हैं। हाँ सुनिए, प्रतिनिधित्व को पूरा करना। लेकिन यहाँ हुआ कि भाई सवर्णों का 60 से 70% आज भी मान लें उनका रिप्रेजेंटेशन है। 60 से 70% उनका रिप्रेजेंटेशन आज के तारीख में भी है। तो ये कहीं से अलाउ नहीं करता है। ठीक है। अब जो गरीबी के नाम पर जो आप आर्थिक आधार पर जो सवर्ण गरीबों को आप रिजर्वेशन की बात उन्होंने कर दिया, जबकि ये संविधान प्रदत्त नहीं है। लेकिन अगर आपको करना ही था तो आप गरीब सवर्णों का सर्वेक्षण कराते, उसमें कितना उनका पॉपुलेशन है, आप उन लोगों का कितना प्रतिनिधित्व है। तो अगर उनका प्रतिनिधित्व कम होता तो उन लोगों को आप देते, तो ये जस्टिफाई होता। लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं अपनाया गया। इनका क्या प्रतिनिधित्व है, इतना आनंद में लिया गया फानन में, चूंकि पॉलिटिकल रूप से ये लोगों में मुद्दा बना हुआ है, ये लोगों में बना हुआ है। नाराजगी है मतदाताओं के बीच में पूरी तरह से आपकी नाराजगी इसमें है। भले ये जो कि दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी के सभी का उसमें हाथ सना हुआ है। इसलिए कैसे वो विरोध करे, कैसे नहीं करे, इसलिए इस मामला को वो लोग नहीं उठा रहे हैं। इसलिए मामला नहीं। एक सवाल सर आपसे उठता है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि एनडीए से भी नाराजगी और महागठबंधन से भी नाराजगी है। हमने एनडीए और महागठबंधन इसलिए इस्तेमाल किया कि अब जो दल थे वो सब आपस में दो भाग में बटे हुए। तो अब विकल्प क्या है, किसके पास जाए? अब दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित जिनको अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है, अगर दोनों से नाराज हैं, सब दल एकजुट हो गए और दो भागों में बट गए, तो नया विकल्प क्या है? आखिर मतलब इनको नहीं तो इनको देना होगा। देखिए आज की तारीख में मुझे लगता है रंजीत की बिहार में विकल्प दो अब की खेमेबंदी हो गई है। एनडीए वर्सेस महागठबंधन, कोई तीसरा है नहीं, कोई तीसरा फ्रंट नहीं है। जो आप देखिएगा जो लेफ्ट की पार्टियां भी है वो भी पोजीशन ले चुकी हैं अपना, वो भी महागठबंधन के उस गठबंधन के पार्टनर नहीं है, लेकिन उसके सिंपैथाइजर हैं। दोनों को समझ को एक तरह से मान लो उनका है कि उसके विरोध में, एनडीए के विरोध में, एनडीए के खिलाफ है, तो उनको भी आप उनके साथ मान सकते हैं। तो जो विकल्प जनता के पास में है वो है कि वो चाहे तो एनडीए के साथ खड़े हो, उनके उम्मीदवारों के साथ, या महागठबंधन के साथ खड़े हो। लेकिन आप जो हरिकेश्वर जी जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से ये बता रहे हैं कि आप उनको चुनना है जो लेसर एविल, जो छोटा जो दुश्मन है उसमें आपको चुनना है कि आप किसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो नाराजगी की बात आप कह रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करने की जहां तक बात है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो उसका चैंपियन बनने का सवाल है, तो अगर आप पॉलिटिकल कैंपेन जो चल रहा है चुनाव का, उसमें देखिएगा तो ये आरजेडी इसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, और सीपीआईएमएल का जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसके महासचिव का मैंने कई जगहों पर भाषण सुना है और देखा है तो मीडिया में, तो वो ये उन चीजों को ज्यादा उठा रहे हैं, इन मुद्दों को, संविधान के सवाल को, और जो आप कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ा गया है उन सवालों को ये ज्यादा उठा रहे हैं। लेकिन अब नीचे के लेवल पर जहां मतदाता खड़े हैं, ग्राउंड लेवल पर उसको रिफ्लेक्ट होना है वोट के रूप में। बिल्कुल। वह किस रूप में वोट के रूप में रिफ्लेक्ट होता है? अभी क्या हो रहा है कि आपने सही कहा कि पार्टियां भी संविधान बचाने के नाम पर ये इस मामला को कर रही है, लेकिन उन पर थोड़ा विश्वासता कम हो रहा है, क्योंकि वो भी उनका भी उसमें हाथ सना हुआ है। इसके बावजूद भी लेसर एनिमी जो बोले कि चूंकि वो एक तोड़ने वाला है, एक तोड़ने में साथ में अंतर है, इसलिए हमने जो देखा आम लोगों में SC ST OBC
में आम लोगों में ये है कि किसी तरह एनडीए को भगाना है, एनडीए को हराना है, ये लोगों के दिमाग में पूरी तरह से बना लिया। मतलब ये बात नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए 100% की बात करने की, जो ये मतदाता है, हाँ, जो इसमें से क्या 30% भी एनडीए में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं? नहीं, कन्वर्ट तो हो गया। अरे देखिए, हर एक कास्ट का कोई भी फैक्टर है तो टोटल 100% थोड़े हो जाता है, लेकिन आम में अगर 70% 80% तक मानसिकता एक तरह का हो जाए तो हम लोग मानते हैं कि आम हो गया। तो 80% मानसिकता है कि एनडीए को एकदम कि एनडीए को हराना है हर हाल में, इनको भी वोट देना है, लेकिन चेता के देना है और हिसाब लेना है इनसे। तो इस हार पर हो रहा और स्थिति है कि लोग चाहते हैं कि एनडीए हर हाल में हारे, लेकिन अभी जो पोजीशन है, महागठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं कि एनडीए हारे। महागठबंधन को इसको जरा आप और खुलासा करें। एनडीए के महागठबंधन के लोग खुद हारना चाहते हैं, वो खुद एनडीए को हराना चाहते हैं, इस बात का जिताना चाहते हैं। कैसे? तो देखिए, ये हो क्या रहा है कि पब्लिक एकदम एकजुट है कि उसको हमको हराना है। ये लोग क्या कि इन लोगों का जो तालमेल हुआ, जो गठबंधन हुआ, ये जातीय आधार पर, जो सामाजिक आधार था, उसका टिकट वितरण में ख्याल ही नहीं रखा। उसके टिकट वितरण में अनदेखी एकदम साफ बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं। अब जैसे मान लें कि अति पिछड़ा का सवाल है, अब बिहार में आप देखें कि अति पिछड़ा का 32% पॉपुलेशन है और आरजेडी मात्र उसको 1 टिकट दिया। बिल्कुल। तो और मान लें कि हम लोगों ने भी आवाज उठाया कि भाई संख्यानुपात में भागीदारी होनी चाहिए। तो अगर आप कहते हैं कि हम सबको संख्यानुपात में भागीदारी देंगे, तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 70% आरक्षण देंगे, तो भाई आप टिकट वितरण में क्यों नहीं दिया? तो ये सवाल लोगों में है, ये लोगों में है। तो चूंकि उसके चलते कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरह से देखिए शेड्यूल कास्ट में ऐसा ही लोग गड़बड़ कर दिया कि जैसे एनडीए तो गड़बड़ किया, तो एनडीए गड़बड़ किया कि 6 सीट में 4 सीट पासवान को दे दिया। सही बात, ये तो गड़बड़ बात हो गया। जिसमें से 3 सीटें तो पासवान जी के परिवार का, पासवान जी की फैमिली में है। हाँ, तो 4 सीट तो पासवान को दे दिया। और इन लोगों ने क्या किया कि एको पासवान को नहीं दिया, जबकि बिहार में SC ST में क्वेश्चन बताते हैं कि दुसाध और चमार मेजर कास्ट है और दोनों का 5-5% वोट है, संख्या है। तो मान लें कि 2-2 आप दोनों को दे देते, दोनों भी देते, ये भी देते, संख्यानुपात में करते, तब आप पर बात पर विश्वास होता। लेकिन आप तो चूंकि आपका करनी कुछ है, कथनी कुछ है, तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और सामाजिक न्याय के नाम पर जिन लोगों ने, आप देखें नहीं, सामाजिक न्याय का मतलब है कि कोई समझता ही नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब, वैसे लालू जी से हम लोगों को एलर्जी इसलिए है कि लालू जी, सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि फॉरवर्ड का हिस्सा छीन के आप यादव को दे दीजिए। अब मान लें कि फॉरवर्ड को जितना चाहिए 15% उसको था, तो 15% तक सीमित करके तो उसका हिस्सा कहते हैं कि हम छीनेंगे और यादव को दे देंगे। अब 40 में आप 9 को 10 को यादव को दे दीजिए, ये तो फिर ये तो वही बात हो गया ना। हाँ। तो मान ले कि अब कहते कि तुम बदमाशी मत करो, बेईमानी मत करो, अब हम करेंगे। तो आप एक चीज में हस्तक्षेप करना चाह रहा हूँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि टिकट वितरण में जातीय संतुलन का ख्याल नहीं रखा गया। हाँ। तो मान लीजिए कि खास करके महागठबंधन में जो 6 सीटों पर जो उम्मीदवार दिए गए हैं, उसमें से पासवान कोई नहीं है, एक भी नहीं है। तो क्या इसका मैसेज क्या है पासवान? इसका मैसेज ये पासवान ये पासवान टोटली 100% चाहता था एनडीए को हराना, और इन लोगों में चर्चा भी हो गई। लेकिन अब स्थिति हो गई, अब सोचने पड़ेगा ये भी तो हमको छोड़ दिया, अब हम करे से क्या करें। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि चूंकि हमको एनडीए को हराना है, इसलिए हम उसको हराने का काम करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि लोग ये खून का घूंट पी रहे हैं, गुस्सा में खून का घूंट पे के उसको करेंगे। हेमंत सर, इसमें एक फैक्टर और निकल के आता है कि खास करके लोकसभा चुनाव में जब कैंडिडेट की बात आती है, तो कैंडिडेट, अब इनके क्षेत्र में जमीन पे काम कोई और कर रहा है, कैंडिडेट कहीं से आकर के खड़ा हो जाता है, तो फिर पार्टी सिंबल मायने रखने लगता है, कैंडिडेट नहीं। लेकिन इससे भी तो निराशा बढ़ती है ना। इसमें क्या पार्टियां क्या फैक्टर देखती हैं कि किसी भी कैंडिडेट को वहां खड़ा कर देती हैं, क्या फैक्टर देखती हैं? देखिए, ये रंजीत, मैं बताऊं कि स्थानीय होना, ये दूसरा के कार्यकर्ता होना, ये तमाम बातें जो हैं, बहुत सारे, ये एक तरह से सैद्धांतिक बातें हैं। पूरी तरह आप देखेंगे, वो हिंदुस्तान की राजनीति का यह सब सत्य है, बिहार की राजनीति का यह सत्य है
कि आपको कैंडिडेट देने में जातियों का संतुलन रखना ही होता है। ये कड़वी सच्चाई है। अब उसमें होता है कि उसी संतुलन में आप कभी कहीं किसी कार्यकर्ता को दे देते हैं, किसी निचले स्तर के लोगों को उठा करके आप ऊपर लाते हैं। यानी कि जैसे कि अभी बिहार में चर्चा है कि दोनों गठबंधनों में से, महागठबंधन और एनडीए में से, खासकर ये नीतीश जी की पार्टी जदयू ने एक पंचायती राज संस्था के एक प्रतिनिधि को, जो प्रमुख हैं, उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। उसी तरह राजद ने भी एक मुखिया के पति को उम्मीदवार बनाया है। वो तो खुद मुखिया नहीं है, लेकिन वो मुखिया पति कहे जाते हैं। बिहार में एक प्रचलन है कि अगर पत्नी मुखिया है, प्रमुख है, तो पति को उसी नाम से लोग जानते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह सीटें बढ़ती हैं, टिकट बढ़ता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को उससे नाराजगी होती है, लेकिन मेन मुद्दा चला आता है कि वह उस इलाके के जातीय समीकरण में कितना फिट बैठ रहा है। बाकी उसकी योग्यता अयोग्यता जो है वो खत्म हो जाती है। और अभी ये भी हो गया ना कि अभी जो चूंकि मूल रूप से तो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ये मुद्दा जो है, जो बड़ा मुद्दा है, यही हावी हो जाता है। यही मुद्दा जो है, और फिर अपना प्रतिनिधित्व का जो जातियां हैं थोड़ा अपना देखती है। लेकिन मूल रूप से एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, वही होता है हरिकेश्वर जी, जो एक पूरा ये परसेप्शन बनाया गया है, अवधारणा बनाई गई है कि रामविलास पासवान पासवानों के एक छत्र नेता हैं, और उनके भाई जो पशुपति पारस है, जो इस बार रामविलास जी की जगह पर हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो कहते हैं कि रामविलास जी, अम्बेडकर के बाद अगर कोई पैदा हुआ तो रामविलास पासवान पैदा हुए, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उनको वो बताते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में क्या रामविलास पासवान का मुंह देख करके वोट लोग करेंगे या संविधान के सवाल को? देखिए, रामविलास पासवान को पासवान समाज नेग्लेक्ट कर चुका है दिल से। वजह क्या है? 2-3 वजह है। पहला तो ये है कि बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो भी हुआ अपने परिवार तक वो सीमित रहा। जो ही टिकट में से मान लो 3 गो सीट काटे, तीनों अपने परिवार को दे दिए, पासवान को दूसरे को भी नहीं दिए। इसके बावजूद भी तीसरा इधर जो 2-3 उनके द्वारा जो कांड हुआ, जिससे पहले हुआ 2 अप्रैल को भारत बंद पिछले वर्ष, तो उसमें इन्होंने कहा कि सभी असामाजिक तत्व जो है इस बंद में शामिल है और बंद कर बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ी बात थी। तो लोगों में बड़ा गुस्सा था। दूसरे में इनका जो लड़का जो चिराग पासवान है, तो चिराग पासवान ने कह दिया कि जो समृद्ध दलित हैं उनको आरक्षण स्वयं छोड़ देना चाहिए, जैसे ये एथी वाला में गैस कनेक्शन वाला में छोड़ दिया। तो अब लोग सवाल कर रहा है, सब्सिडी जैसे छोड़ दिया। तो अब लोग कर रहे हैं कि भाई आपसे समृद्ध दलित कौन है? बिल्कुल, बिहार में रामविलास पासवान के परिवार से समृद्ध दलित कौन है? जब सबसे समृद्ध आप हैं, तो आप रिजर्व सीट पर क्यों आरक्षित सीटों पर? सवाल तेजस्वी यादव ने भी उठाया कि सारे लोग नहीं मिलता है, और पासवान समाज ज्यादा कस उठा रहा। बिल्कुल। तीसरे में अभी इन्होंने जो सवर्ण के आरक्षण पर जो ऐलान किया, आप पूरा ढिढोरा पीटना शुरू कर दिए, होली दिवाली मनाना शुरू कर दिए उनका पार्टी के लोग। इसका भी बहुत बड़ा सबसे ज्यादा होली उन्हीं के यहाँ मनाई गई। हाँ, तो वो गुस्सा जो है ना रामविलास पासवान के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है, और अंत में इन्होंने गलती कर दिया। आज तक सैद्धांतिक स्तर पर ये गलती नहीं की थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि हम रामविलास पासवान के कहीं सीटों, मायावती ने भी वो सवर्ण आरक्षण को सपोर्ट कर दिया। तो सारे के सारे लोग जो सपोर्ट किए, तो सबके विरोध में अंदर से लोग गुस्सा में है, लेकिन वही परिस्थिति के हिसाब से देख के अपने तो आप जो है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पासवान ने, यानी कि रामविलास पासवान जी ने जो गलतियां की हैं, हाँ, चिराग पासवान ने जो कुछ कहा है, तो उन गलतियों के बरक्स उसके मुकाबले ये जो सीट बांटने में जो गलती हुई है उसको लोग भुला जाएंगे। रामविलास जी ने जो गलती, बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा, जिससे पूरी तरह से उनसे लोग अलग जो हो चुका था, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि महागठबंधन ने जो गलतियां कर दी, तो इसका थोड़ा बहुत लाभ, 10-20% लाभ रामविलास पासवान को मिलेगा। बस यही हुआ। अगर नहीं होता तो वो भी नहीं मिलता। आप देखिए ना, हाजीपुर में पासवान को इनको वोट नहीं मिलने जा रहा। ये बहुत बड़ी बात अब कह रहे हैं। नहीं मिलने जा रहा है रामविलास पासवान को, क्योंकि मेरा वो क्षेत्र भी है, ऐसे भी हम वहाँ हमारा ऑफिशियल भी है, तो लोगों से बातचीत होती है, तो लोग कहा कि नहीं,
अगर रामविलास पासवान रहते तो चूंकि काम वहाँ पर बहुत किए इस बार तो तो कुछ उसका करना लाज नहीं लिहाज कुछ रहता, लेकिन इनके नाम पर कोई तैयार नहीं है। और पासवान में भी 25 को खड़ा था। अच्छा। और पासवान में वहाँ स्थिति हो रहा है चूंकि वहाँ पर दोनों से गुस्सा में है, क्या कि न उसको हम लोग, लेकिन वोट बटेगा। हाँ। ये मान लेंगे, लेकिन उनके प्रति जो पहले जो उत्साह था पासवान एकदम रामविलास पासवान के नाम पर जो दलित अपने आप को दलितों का चैंपियन, दलितों नहीं खत्म हो, चैंपियन नहीं वो। तो अभी आप किस पे भरोसा करते हैं, किसे नेता मानने के लिए आप लोग? अब देखिए, अब जो है हम लोगों का सीधा सा मानना है कि अब नेताओं से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सामाजिक स्तर पर जो लड़ाई चलेगा, सामाजिक न्याय आंदोलन, इसीलिए हम लोगों ने शुरू किया है। इन लोगों से निराश होकर सामाजिक न्याय आंदोलन शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि ये जो 10% स्वर्ण आरक्षण हुआ था, किसी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया था। देखे होंगे किसी पार्टी ने, किसी संगठन ने, मेरा ही संगठन जो संपूर्ण जो हम लोगों ने सामाजिक न्याय आंदोलन चला रहे हैं, इसमें 21 संगठन, हम ही लोगों ने 10 जिलों में इसका प्रतिवाद किया। और जो प्रतिवाद किया है, हम लोगों ने समझाया इस बात को कि देखिए, हम सवर्ण का ये सब विरोधी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संविधान में जो प्रावधान है कि भाई जिसका कम प्रतिनिधित्व है उसको देना है, तो आपने कैसे दे दिया उसको? संविधान तो वहां टूट गया। अब तो बचा नहीं, वहां बचा क्या? तो इसका मतलब जिसको आप कहना चाहते हैं कि सही मायनों में संविधान टूट गया। अब तो जिसको मन जो आए भाई उसको आरक्षण दे दो, उसको आरक्षण दे दो, जाट को दे दो, उसको दे दो। अब कोई क्राइटेरिया उसमें संविधान नहीं हुआ, जैसे कि फाइल प्रदर्शन करके आदेश पारित करते, बस हो गया। जैसा कि इंजीनियर साहब बता रहे हैं, इनके अनुसार रोजगार या गरीबी उन्मूलन ये मूल ध्येय नहीं था संविधान में, जो आरक्षण की बात है। ये प्रतिनिधित्व की बात थी कि संसद में या विधायिका में लोग जाएं, फिर वो अपने हक के लिए, इनके लिए लड़ें, समाज के लिए लड़ें। उनका ये सभी मोर्चे पर उनका था कि जिससे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तो कानून बनाने में सभी वर्ग के लोग रहें, ताकि वहां कानून बने तो किसी वर्ग के साथ गलत कानून नहीं बने, विविधताओं का ख्याल रखा जाए। इसलिए उसी तरह से जैसे मान लें उसका एक्सक्यूशन होना है, तो एक्सक्यूशन पार्ट में भी सभी लोग रहे, ताकि मान लें कि उसका सही ढंग से कानून जो बना उसका पालन हो। एक चीज न्यायपालिका का भी मालिक ही रहा। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व रहे वहां, चाहे किसी के साथ बेईमानी, भेदभाव, अन्याय संस्थागत रूप से नहीं हो। तो जिसको अपने मेरिट पर, अपने जहां जिसको आगे बढ़ना होगा बढ़ेगा, कोई किसी को लेंगी नहीं मरेगा, संस्थागत रूप से कोई नीचे नहीं गिराएगा। मेन रिजर्वेशन का यही मतलब था, लेकिन लोगों ने इसको गलत ढंग से प्रचारित करा कि भाई रोजगार का साधन है। अरे बताइए, आप बताइए कि 1% से आधा % नौकरी पूरे देश में, सरकारी नौकरी 1 से आधा % है, तो क्या सरकार 1% लोगों को रोजगार देना चाहती है? 1% लोगों का गरीबी उन्मूलन करना चाहती है? गरीबी उन्मूलन का बहुत सा कार्यक्रम है ना, रोजगार का माले के बहुत सा साधन है, दूसरे साधन है। तो इसीलिए मेन तो था कि उसको कैसे हम रिप्रेजेंटेशन देके, और बेईमानी और भेदभाव अन्याय जो हो रहा है समाज में, जो कि शुरू से होते आया है। हरिकेश्वर जी, हम ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आज की तारीख में लोग नेताओं की ओर नहीं देख रहे हैं। तो यानी कि नेताओं, जो पहले नेताओं के मुखापेक्षी लोग जो थे जी, वो स्थिति नहीं रह गई, अब स्थितियां बदल रही है। यानी कि जनता खुद ये आगे बढ़ रही है और वो अपने फैसले ले रही। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जो स्थापित नेतृत्व है दलितों का, उसके खिलाफ एक नया नेतृत्व उभरेगा? एकदम निश्चित। आप देखें ना, आप देख लीजिए 14 में मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद आप देखिएगा कि रोहित वेमुला का मामला आया, कोई भी पॉलिटिकल नेता सामने नहीं आया, लेकिन पूरे देश का मुद्दा बना, पूरा देश का मुद्दा बना। उसी तरह से ऊना में कांड हुआ, कोई वहां का नेता नहीं आया, किसी पार्टी का नहीं आया, स्थापित नेता नहीं आया। वहाँ जिग्नेश मेवाणी उभर कर आया और नेता हुआ, एक स्वतः वहाँ हुआ। उसी तरह से आप देखिएगा सहारनपुर में ये मान लेंगे चंद्रशेखर रावण वहां आया, क्योंकि अगर नेताओं पर भरोसा होता तो लोगों को आगे आने की जरूरत, तो उनकी सीमा नहीं, उनको आगे आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हमारा लीडर काम करता तो हमको आने का क्या जरूरत है? और अगर सही मायने में अगर हमको क्या, हम तो इंजीनियर है, नौकरी कर रहे हैं, हमको आने का जरूरत था, लेकिन इन लोगों द्वारा नहीं हो रहा। इसलिए हमको बड़ी बात कह रहे हैं रंजीत जी की दलितों का जो स्थापित नेतृत्व है, जो अपने आप को दावा करता है कि हम दलितों के बड़े प्रतिनिधि हैं,
वो आज की तारीख में वो दावा कहीं न कहीं गलत साबित हो रहा है, और लोग सामने आ रहे हैं, नया नंबर उभर रहा है, आ भी रहा है। और आपको एक और मैं बता दूं कि आप कहीं भी आप देखेंगे पूरे बिहार में अभी चूंकि चल रहा है, अभी चौहरमल जी का जयंती चल रहा है, उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मान लेगी शुरू होगा, लेकिन आप पाएंगे कि कहीं भी कोई सामाजिक संगठन अम्बेडकर जयंती मना रहा है, किसी अब पॉलिटिकल नेता को नहीं बुला रहा है। सबसे बड़ी बात है किसी पॉलिटिकल लीडर को वो नहीं बुला रहा है, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को वहां बुला रहा है। मैंने 2-3 साल से हम देख रहे हैं, जैसे अब दरभंगा में वहाँ हुआ कोई नेता को नहीं बुलाएगा, वहाँ के दरभंगा का महिषासुर मंत्री है लेकिन उनको नहीं बुलाएगा, हमको बुलाएगा। अभी चौहरमल जयंती मानने के हुआ 1 लाख की भीड़ थी सकरा प्रखंड में 1 लाख की भीड़ थी, लेकिन लोगों ने हमको बुलाया, दूसरे को नहीं बुलाया। उद्घाटनकर्ता के रूप में मैं गया। उसी तरह से सीतामढ़ी में हुआ। तो जहां जहां हो रहा है लोग उन लोगों से नहीं पसंद कर रहे उन लोगों को, इसलिए कि उनको लग रहा है कि ये मेरा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये जो बहस जो है संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, ये नीचे तक जा रहा है आप लोग के जरिए, एकदम जा रहा है। और जो नेता नहीं ले जा पा रहे, नहीं खासकर ये जो है शेड्यूल कास्ट के जो में ज्यादा जा रहा है, और शेड्यूल कास्ट में जाने का वजह है कि डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम के आंदोलन से ये ज्यादा लोग ओतप्रोत है। बिल्कुल। तो चलिए हम इस चीज को बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें ऐसी बताई और सर ने भी अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कई सारी बातें समझाई हमें। तो आप एक बात समझ लीजिए कि इस बार जो जनता का मूड है, जो SC ST OBC की बात करें, वो कहीं ना कहीं NDA से काफी हद तक नाराज दिख रही है। और आगामी इस चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है, इसमें वोटर्स बताएंगे आखिर वो चाहते क्या हैं, उनके मुद्दे क्या और किस आधार पे वो वोट करने जा रहे हैं। जो उन्होंने अभी हरिकेश्वर राम साहब इंजीनियर साहब ने जो तर्क दिया है, इसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोग हैं, इन्होंने अपना मूड बदल लिया है, इन्हें नेताओं में भरोसा नहीं है। अब इनका प्रतिनिधित्व जो है वो खुद पैदा हो रहा है, वो सामने आ रहे हैं। आगे भी ये लोग लड़ते रहेंगे जब तक कि इनकी भागीदारी पूरी रूप से सामने नहीं दिखने लगे। फिलहाल देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए beforeprint.in। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रीति झांगियानी और आप देख रहे हैं beforeprint.in। आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। See you guys soon। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।